नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, चर्चा तो आज हमें कुछ और करनी थी, तेजस्वी के चिराग वाले अवतार के रूप में। लेकिन इस बीच खबरें बिहार में, और बिहार से ही नहीं पूरे देश से खबरें आ रही हैं। बिहार में बीजेपी ने फिर से ऑपरेशन कर दिया है, कांग्रेस का और आरजेडी का। पहले आरजेडी का ऑपरेशन हुआ था, इस बार कांग्रेस का ऑपरेशन हो गया। जब हम लोग यह कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक इसी वक्त खबर आई है कि बिहार विधानसभा के भीतर सत्र चल रहा है। कांग्रेस के दो विधायक, जिनके नाम है मुरारी गौतम, पिछली सरकार में मंत्री भी बने थे, और दूसरे विधायक सिद्धार्थ कुमार, जो पटना के विक्रम से जीते हुए हैं, पटना के मशहूर डॉक्टर डॉक्टर उत्पल कांत सिन्हा के पुत्र रहे हैं। और आपको याद होगा कि वह तेलंगाना भी नहीं गए थे। तो ये दोनों, और इनके साथ मोहनिया रिजर्व क्षेत्र है, मुरारी गौतम भी रिजर्व क्षेत्र से ही चुनाव जीतते हैं। मोहनिया से आरजेडी की एमएलए संगीता कुमारी, इन्होंने बीजेपी के साथ जाने का फैसला किया है। आज सम्राट चौधरी के साथ बीजेपी की पट्टी पहनकर ये बिहार विधानसभा के भीतर गए, विपक्ष के साथ नहीं बैठे, सत्ता पक्ष की ओर बैठ गए। तो एक और ऑपरेशन हो गया, और इस प्रकार से महागठबंधन, जिसके पास बहुमत के दिन 112 विधायक दिखे थे, अब वह घटकर 109 हो गए हैं। तो देखिए, जेडीयू का और बीजेपी का, आरजेडी और कांग्रेस के भीतर ऑपरेशन चालू है। कहा जा रहा है कांग्रेस के कुछ और विधायक टूटेंगे। और दूसरी ओर तेजस्वी यादव, जो कह रहे थे कि अभी हमने सरकार गिराने की कोशिश खत्म नहीं की है, उन्हें एक झटका लगा है। जन विश्वास यात्रा पर निकले हुए हैं। 3 मार्च को पटना में रैली है, राहुल गांधी आ रहे हैं नहीं आ रहे, इस पर कंफ्यूजन है। तो पहले इसी पर चर्चा कर ले कि बिहार में एक ऑपरेशन हो गया, पड़ोसी राज्य में हमने कल ऑपरेशन देखा था, झारखंड में मधु कोरा से भी बीजेपी ने परहेज नहीं किया। गीता कोरा, उन्हें बीजेपी में शामिल करा लिया गया। आज राज्यसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ वह भी आपने देखा। तो पहले इसी पर टिप्पणी, इसके बाद आते हैं तेजस्वी के चिराग वाले अवतार पर। देखिए ज्ञानेश्वर जी, जिस दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर के कि तेजस्वी यादव का ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, वो खत्म नहीं हुआ है, जी। उस दिन भी हम लोगों की राय थी, मेरी राय ये थी कि तेजस्वी यादव को फोकस करना चाहिए अपनी राजनीति पर। जी। जेडीयू में तोड़फोड़ कर देंगे या बीजेपी को तोड़ लेंगे, ये सिर्फ एक पोस्चरिंग थी, एक दिखावा था जो वो कर रहे थे अपनी पार्टी के विधायकों और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए। हम्म। तो ये तो एक साफ था कि ये इधर से अपोजिशन की पार्टी, वो भी आरजेडी जैसा अपोजिशन बिहार में जेडीयू बीजेपी को तोड़ लेगा, उसके विधायक तोड़ लेंगे, ये एक नामुमकिन सी बात थी जो सही साबित हुई। उस बात में वैसा नहीं हो सका। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा फॉल आउट हमको दिख रहा है, जो सबसे बड़ी चीज आगे भविष्य के लिए दिख रही है, जी। वो ये है कि बीजेपी अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है बिहार में। हम्म। और बीजेपी, अब देखिए, अगर ये लोग पाला बदल लेते हैं, अगर इनका इस्तीफा भी हो जाता है, तो एक तो स्टेटस इस्तीफा नहीं भी होता है तब भी आरजेडी के सबसे बड़ी पार्टी होने का स्टेटस तो समाप्त हो जाएगा। जी उसके बिल्कुल। 3 लोग पहले ही जा चुके हैं। एक ही हम्म। विधायक का तो अंतर था। एक विधायक से आरजेडी बड़ी पार्टी थी और बीजेपी दूसरी बड़ी पार्टी थी। जो आपको याद होगा कि जब ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम को तोड़ा गया था, जी। तो उसके पीछे लॉजिक यही था कि बीजेपी एक सबसे बड़ी पार्टी है, तो किसी दिन ऐसा हो सकता है कि थोड़ी बहुत हलचल हो, उठापटक हो, और सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते गवर्नर बुला दे बीजेपी को सरकार बनाने के लिए। तो इसके लिए एक मिला-जुला ऑपरेशन था जी। जेडीयू और आरजेडी का, जिसमें आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया गया, एमआईएम के लोगों को मिला करके उनकी पार्टी में शामिल करा करके 4 लोगों को। तब वो, अब तो आरजेडी वो स्टेटस गंवा रही जी। है। अब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी नहीं रह गई विधानसभा की, हम्म। सबसे बड़ी पार्टी हो गई बीजेपी। जी। सबको पता है कि ये स्पीकर, अभी बीजेपी। विधानसभा के अंदर अयोग्यता का फैसला तो स्पीकर को करना है। आरजेडी ने अभी तो किया नहीं। आरजेडी ने अभी जी। पिछले ही 3 लोगों को अयोग्य ठहराने का आवेदन नहीं दिया है, और ये 3 और लोग हो गए। हम्म। आवेदन दे या नहीं दे, जी। अगर आरजेडी आवेदन दे ही दे 6 लोगों को अयोग्य ठहराने का, तो ये स्पीकर की मर्जी के ऊपर है कि वो अयोग्य ठहराता है या नहीं ठहराता है। स्पीकर के यहाँ सुनवाई होती रह जाएगी, और बिल्कुल। अब क्या 1.5 साल तक सुनवाई चलती रहेगी। तो अयोग्यता का फैसला नहीं होना है, और 6 लोग कम हो गए। जी। तो 79 से अगर 2 कांग्रेस के निकाल दें तो 79 में से 4 कम हो गए आरजेडी के, तो उसकी संख्या जी। हो गई 75। और हम्म। बीजेपी के 78। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो बीजेपी अपनी पोजीशन मजबूत कर रही है। हम्म। 78 ऑलरेडी हैं।
अगर ये जो जी, 6 लोग अलग हुए हैं, किसी हुँ, समय इनको एक अलग गुट की मान्यता मिली रहती है और ये लोग बैठे रहते हैं, अलग बैठते हैं सत्ता पक्ष की तरफ, तो वो 6 तो गिने जाएँगे बीजेपी के साथ। तो जी, इसका जी, मतलब कि बीजेपी और उसके एफिलिएटेड मेंबर्स की संख्या हो जाएगी 84। हुँ, तो बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी होगी, बड़े अंतर से 9 विधायकों के अंतर से सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो बीजेपी अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। इसका मतलब है कि लोकसभा चुनाव के आगे कोई ऐसा खेल हो सकता है जिसमें बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बने। इस बात की संभावना अब प्रबल होती जा रही है। अगर ये ऑपरेशन और चलता है, और भी कांग्रेस जी, के लोग टूटते हैं, जिस जिस बात की चर्चा आपने भी अभी हिंट किया, और ये पहले से हम लोग देख रहे थे कि 11-12 लोगों पर ऑपरेशन चल रहा था। कांग्रेस के 11-12 लोगों पर बीजेपी का ऑपरेशन था, जिसमें से 2 जी, तो अब आए हैं। हुँ, 4 हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि 4 भूमिहार एमएलए हैं, जिसमें से चारों किसी न किसी वजह से नाराज हैं, तो एक आए उसमें से। तो बिल्कुल, आगे इस तरह से और भी अगर होता है, टूटते हैं लोग, कांग्रेस के लोग, कुछ आरजेडी के लोग भी टूटते हैं, तो बीजेपी इसका मतलब अपनी स्थिति मजबूत करती जा रही है, स्ट्रांग कर रही है, और उसका मकसद ये हो सकता है कि हम सरकार बनाएं, हम अपना मुख्यमंत्री बनाएं लोकसभा जी, चुनाव के बाद। अभी जो डील हुई है नीतीश कुमार के साथ, एक्चुअल डील की जानकारी किसी को नहीं है। जैसे बिल्कुल, आरजेडी के साथ भी एक डील हुई थी, एक टाइमलाइन दी गई थी कि इस टाइमलाइन के बाद नीतीश कुमार तेजस्वी को सीएम बना देंगे। हो जी, सकता है कि यहां भी कोई टाइमलाइन दी गई हो हुँ, नीतीश कुमार की तरफ से कि कब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे और लोकसभा चुनाव के बाद किस समय वो छोड़ देंगे, किस समय लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव होगा, होगा कि नहीं होगा। ये डील अभी क्या हुई है, ये पता नहीं है, और उसकी उस बीच बीजेपी अपने को मजबूत कर रही है। जी, हम लोग तो चर्चा कर रहे थे कि मेजोरिटी बहुत थिन है। बहुत हुँ, थिन मेजोरिटी का मतलब है कि रिस्क पर है बीजेपी, और सरकार बीजेपी जेडीयू की, और उस रिस्क की स्थिति में किसी विधायक को लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है। जी। लेकिन अब वो रिस्क धीरे-धीरे न्यूट्रलाइज़ हो रहा है। नहीं, अब वो वो तो रिस्क बिल्कुल अजीत जी जो आपने कहा ना, जिन विधायकों को आज लाया गया है, देखिए जैसे हम सासाराम लोकसभा क्षेत्र, मुरारी गौतम, आप सोचिए ना कि कांग्रेस ने उन्हें मंत्री बनाया। नीतीश कुमार मुरारी गौतम का नाम देखकर चौंक भी गए थे, जब महागठबंधन सरकार में मंत्री बनाया जा रहा था। तो सासाराम में बीजेपी को एक नए उम्मीदवार की तलाश भी है, यह खबर लोगों को पता है कि छेदी पासवान के खिलाफ वहां एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ रही है और एक उम्मीदवार वहां तलाश रही थी। क्या पता छेदी पासवान की जगह मुरारी गौतम को ही लड़ाने के लिए, और अब मुरारी गौतम इस्तीफा देकर चुनाव लड़ जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से देखिए सिद्धार्थ, देखिए लगातार 2 बार से वो चुनाव जीत रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर, लेकिन वे भी सांसद बनना चाहते हैं। क्या उन्हें पाटलिपुत्र लोकसभा क्षेत्र से सांसद का चुनाव लड़ाने की बात तो नहीं हो रही है? अब यदि कांग्रेस के 2 एमएलए इस्तीफा भी दे दे तो सरकार पर कहां असर है? अब तो देखिए जो आरजेडी और कांग्रेस की संख्या कम होती जा रही है, 112 से 109 पर आ गए। तो अब तो उस डेंजर जोन से, रेड जोन से बाहर निकलती हुई सरकार दिखाई पड़ रही है। जी जी। हाँ, तो वही तो अभी कहते हो रहे थे कि वो जो जो थिन लाइन हम लोग देख रहे थे बहुमत का, जिसको लेकर के हम लोगों ने चर्चा की थी, वो तो अब मेजॉरिटी मजबूत होती जा रही है। और जी अगर ये 2 लोग इस्तीफा दे, जो पहले हम लोग ये था ना कि अगर किसी विधायक को चुनाव नहीं लड़ाया जा सकता है, जी सत्तारूढ़ गठबंधन किसी विधायक को चुनाव लड़ाने की जोखिम नहीं ले सकता है। जी। अब तो वो जोखिम ले सकते हैं, चूंकि अपने विधायक नहीं है वो। हम्म। वो विधायक दूसरी पार्टी के विधायक को तोड़ लीजिए और उसको अपनी पार्टी के टिकट पर से दे दीजिए, तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो जी। आपको किसी जगह पर एक मजबूत कैंडिडेट मिल गया, हम्म। और दूसरा अपोजिशन पार्टी का जो जीत की जो ताकत थी, जो स्ट्रेंथ थी, जिसके दम पर तेजस्वी यादव ये दावा करते थे कि अभी भी खेला हो जाएगा, वो दावा खत्म हो जाएगा। वो स्ट्रेंथ उसकी कमजोर होती चली जाएगी, वो वीक जी। होंगे होगा। हम्म। तो ये दोनों चीजें, इस एक तीर से दो शिकार हुए हैं कि कैंडिडेट अच्छे मिल जाएंगे, और हम्म। अच्छे मिल जाएंगे, नए मिल जाएंगे, जो भी हो कैंडिडेट मिल जाएगा, और अपोजिशन कमजोर होगा। अपोजिशन कमजोर होगा, इसका मतलब सरकार की स्टेबिलिटी बेहतर होगी, सरकार की स्थिरता, सरकार में एक स्थिरता आएगी। तो ये संभावना भी हो सकती है कि बीजेपी अभी सरकार चलाना चाहती है। जी। एक संभावना, दूर की संभावना है। अभी लोकसभा चुनाव के बाद क्या होगा, ये उस पर अभी सोचना थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन हो सकता है अभी का जो घटनाक्रम है। नहीं तो सरकार को स्टेबल करने की इतनी जरूरत नहीं थी, सरकार वैसे भी अभी तो बिल्कुल। गिरने नहीं जा रही थी। हम्म। तो अपोजिशन को कमजोर करके सरकार को स्टेबल करने का अगर दाव बीजेपी चल रही है, चूंकि ये खेला बीजेपी की तरफ से हो रहा है, आरजेडी जी। इसमें है नहीं, आरजेडी इस खेले में नहीं है। हम्म। तो वो जो खेला हो रहा है उसमें बीजेपी गवर्नमेंट को स्थिर कर रही है। ये मैसेज जनता के बीच में जो जा रहा था कि ये सरकार बहुत लेम डक सी है, बहुत कमजोर सी सरकार है, किसी भी समय गिर सकती है, तेजस्वी यादव अभी भी खेला कर सकते हैं, विधायक टूट सकते हैं, वो धारणा भी, पब्लिक का परसेप्शन जो है वो भी बदलने का प्रयास है बीजेपी की तरफ से, कि जी पब्लिक बिल्कुल। ये ना समझे कि कोई बीजेपी सपोर्टेड गवर्नमेंट है, या जो बीजेपी जिस गवर्नमेंट में शामिल है वो कमजोर है। कमजोरी का मैसेज कहीं से नहीं जाना चाहिए।
अपोजिशन कमजोर है, ये मैसेज जाना चाहिए है। तो ये मैसेज बन गया। अपोजिशन वल्नरेबल है, किसी भी समय टूट सकता है, ये मैसेज भी चला गया। तो इसको लेकर के अभी हम लोग ये कह सकते हैं कि सरकार की स्थिरता बढ़िया हो गई, लोकसभा चुनाव तक सरकार मजबूत हो गई, और लोकसभा चुनाव के बाद भी इसका असर देखने को मिलेगा। अगर बीजेपी अपने को ताकतवर कर रही है, सबसे बड़ी पार्टी बना रही है, और वो कोशिश कर रही है अपने को और अपने एफिलिएटेड ग्रुप्स को, अगर 12 लोग देखिए टूट जाते हैं, और कांग्रेस के जिसकी चर्चा है कि 10-12 लोग टूट जाएंगे, और 2-4 और आरजेडी के, तो बीजेपी प्लस उसके एफिलिएटेड एमएलए तो 100 की संख्या हो जाएगी। हम्म। बीजेपी और एफिलिएटेड की 84 तो हो गई, जी। 16 और जुटाएं तो 100 की संख्या होगी। तो बीजेपी उस दिशा में बढ़ रही है। ये हम्म। इस राजनीति के आगे की चीज जो हमको दिखाई दे रही है वो ये है, और उसका मकसद नीतीश कुमार के ऊपर भी किसी न किसी तरह का दबाव बनाना है। बीजेपी जितना मजबूत होते जाएगी, नीतीश कुमार के ऊपर अपने आप दबाव बनेगा। नहीं, तो क्या अजीत जी पता एक बात बीजेपी और आगे भी क्या है। खेल करने वाली है। जी, अजीत जी एक बात और भी है, जो हालात बन गए, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा पर है, अखिलेश सिंह रैली की तैयारी में लगे हैं। अब तो तेजस्वी यादव को और अखिलेश प्रसाद सिंह को एक दिन भी पटना नहीं छोड़ना होगा, और एक भी विधायक से नजर नहीं हटानी होगी। वे लोकसभा चुनाव की तैयारी क्या करेंगे? वे तो विधायकों को सहेज कर रखें, इसी चिंता में दिन रात लगे रहना होगा कि कौन कहाँ जा रहा है और कहाँ जा रहा है। टीम भी इनकी छोटी सी है, जो, और बीजेपी के पास तो बहुत बड़ी टीम है, जहां दिन रात आपने दिखाई, कल झारखंड में देखा कि मधु कोरा किस तरीके से आए, गीता कोरा को कैसे शामिल करा लिया गया। और अब तो कोई परहेज है नहीं बीजेपी को कि हाँ किसे शामिल कराना है, किसे नहीं शामिल कराना है, कौन दागदार है, कौन बेदागदार है, ये सब बातें तो है नहीं। तो अब तो वो किसी को भी शामिल करा सकती है। तो अब तो तेजस्वी यादव कहीं निकले नहीं, अखिलेश प्रसाद सिंह कहीं निकले नहीं, दिन रात अपने विधायकों को सहेजते रहे। यही चुनौती आखिरी हुई है। देखिए, ये बीजेपी की ये भी एक स्ट्रेटेजी होती है कि जी। नेताओं को, जो जो बड़ा नेता है या जो किसी पार्टी को लीड कर रहा है, उसको उलझा देना चाहिए ऐसी राजनीति में कि वो हम्म। चुनाव की तैयारियों से उसका ध्यान हटे। जी। अब देखिए, अभी जो राहुल इनकी तेजस्वी की यात्रा हो रही है, उस यात्रा को जिस तरह का रिस्पांस मिला है, हम्म। उससे हमने दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं में के माथे पर शिकन देखा है कि वो परेशान हुए हैं कि जिस जी। तरह का रिस्पांस है और जिस तरह की हम्म। लीडरशिप इमर्ज कर रही है तेजस्वी की। तो हम्म। अब उनको उलझाना है कि अपने विधायक बचाइए, आप यात्रा क्या करिएगा, आप सड़क की पॉलिटिक्स और जनता की राजनीति क्या करिएगा, पहले अपने विधायक बचाइए, नहीं तो आपका विधायक छोड़ के चला जाएगा, बीजेपी टिकट दे देगी, उसको टिकट अपने हम्म। दे देगी, किसी एलआई पार्टनर से दिलवा देगी, विधानसभा टिकट का कमिट कर देगी, विधान परिषद का भी चुनाव है, कुछ भी बीजेपी दे सकती है किसी को भी। और बिल्कुल। अभी हम लोगों ने देखा कि जिस दिन आए अशोक चौहान महाराष्ट्र में, उसी उसी हफ्ते उनको राज्यसभा भेज दिया। जो हम्म। इतने दिनों से घूम रहे थे और कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री थे, 2-2 बार कांग्रेस ने उनको सीएम बनाया था, राज्यसभा नहीं हो रही थी उनकी, उनको जी। राज्यसभा भेज दिया बीजेपी ने। तो ये जो अभी, और झारखंड में गीता कोड़ा शामिल हुई, एक सीट, पिछली बार पूरे 14 में से सिर्फ 2 सीट बीजेपी हारी थी, सिर्फ 2 सीट। बिल्कुल। और बिल्कुल। उस 2 सीट पर भी ऑपरेशन चल रहा है कि किस तरह से वो दोनों सीटें आ जाए हमारे पास। जी। तो जो एक सीट है राजमहल, वो थोड़ी मुश्किल सीट है क्योंकि वो जेएमएम की सीट है, इंडिविजुअल की हम्म। सीट नहीं है। और सिंहभूम जो है वो कांग्रेस की सीट नहीं है, वो सीट गीता कोड़ा की है, वो मधु कोड़ा की है। उन दोनों के अपने अपना निजी, जो मधु कोड़ा का जो वहां हैसियत है, जो ताकत है, उसके दम पर वो जीते हैं। वो निर्दलीय भी उस सीट से एमपी जीते हुए हैं मधु कोड़ा, जी। 2009 में। तो हम्म। बीजेपी को पता था कि सिर्फ एक व्यक्ति को ले आएंगे तो ये सीट जीत लेंगे। तो हम्म। उस व्यक्ति को उन्होंने ले लिया। और कोल्हान का इलाका जो है, हम थोड़ा बहुत झारखंड जो समझते हैं ज्ञानेश्वर जी, जी। वहां से तीन तीन लोकसभा सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ एक विधानसभा सीट बीजेपी जीती थी। हम्म। जमशेदपुर जैसा मेट्रोपॉलिटन शहर, उसकी 6 में से एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी पिछली बार। आप सोचिए, जी। जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, पोटका, जुगसलाई, एक भी सीट, घाटशिला, बहरागोड़ा, सारी सीटें हार गई थी बीजेपी। तो बीजेपी ऐसे काम कर रही है माइन्यूटली कि अभी लोकसभा सिक्योर करो और आगे विधानसभा चुनाव के लिए तैयारी कर लो। एक मजबूत ताकत हो सकते हैं मधुकोड़ा, उनकी पत्नी, उनको ले आओ। तो जी। बिहार में भी यही काम कर रही है बीजेपी कि हम्म। लोकसभा में अपनी स्थिति मजबूत करो। अगर कोई संभावना बनती है आरजेडी के कहीं भी जीतने की, तो उस संभावना को पहले ही खत्म कर दो। आरजेडी को कमजोर करो, जनता के नजर में भी आरजेडी को कमजोर करो, और साथ के साथ आगे विधानसभा चुनाव की भी तैयारी करते रहो कि उसके लिए अलग से कुछ एफर्ट आपको नहीं करना पड़े। ये उसी तैयारी का हिस्सा है ज्ञानेश्वर जी। और अखिलेश प्रसाद सिंह को भी और तेजस्वी यादव को भी अब अपने विधायकों की चिंता ज्यादा करनी होगी, क्योंकि विधानसभा में भी अगर कोई भी ऑपरेशन होना है, अब तो वो उसकी संभावना खत्म हो गई। जी। लेकिन लोकसभा चुनाव में अगर कहीं विधायकों को लगाना है, कोई मजबूत विधायक जो जिम्मेदारी उठाए, चुनाव लड़ाने की सोच रहे हो आप, ऐसे कई लोगों को चुनाव लड़ाने की सोच रहे थे तेजस्वी यादव, हम लोग चर्चा भी किए थे। जेडीयू के लोगों बिल्कुल। को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे थे, हम्म। बीजेपी के लोगों को विधान लोकसभा टिकट ऑफर कर रहे थे।
और यहाँ उल्टी गंगा बह गई कि उन्हीं के लोग जो यहाँ फिर शिकार हो गया। ये दूसरा जी। मौका है पिछले 15-20 दिन के भीतर जब खुद ही शिकार हो गया। हम्म। तो ये एक समझदारी की बात होती कि आप अपने लोगों को जो आपके विधायक हैं, विधानसभा का सेशन चल रहा है, कम से कम इस समय इन लोगों का ध्यान रखने की जरूरत है। विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद तो फिर आप सारे विधायक अपने क्षेत्र में होंगे, आप ध्यान नहीं रख सकते हैं, लेकिन जब सेशन चल रहा था उस बीच जरूर इन लोगों को ध्यान में अपना रखना चाहिए था। लेकिन देखिए कितनी हैरानी है, कितना इंटेलिजेंस का फेल्योर है पार्टियों का। पहले एक एक आदमी पर नजर रहती थी, एक एक विधायक के बारे में जानकारी रहती थी। बहुमत परीक्षण के दिन भी 3 विधायक जब जाकर के उस तरफ बैठे तभी पता चला लोगों को। एक रात पहले जब चेतन आनंद निकले थे उनके जी। बारे में तो तब पता चल गया था, लेकिन वो तीनों जाकर के बैठे तो सरप्राइजिंग था सबके लिए। आज प्रहलाद फिर यादव जब तो सरप्राइजिंग थे। प्रहलाद प्रहलाद यादव का यादव, सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग था। आनंद और सिंह ने तो कह दिया था। उन्होंने आनंद सिंह ने तो कहा था। एक दिन पहले उन्होंने कह दिया था। 2 लोगों की खबर तो आ गई थी, हम लोगों ने भी चर्चा की थी, चेतन जी। आनंद और नीलम देवी की। प्रहलाद जी। यादव का बहुत सरप्राइजिंग था। और आज भी 3 लोग जाकर के बैठे बैठे तो जहां तक हम मेरी समझ है आरजेडी के किसी नेता को जानकारी नहीं थी कि उसके 3 विधायक पाला बदल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए किसी को 2 दिनों पहले अजीत जी मुझे किसी सूत्र ने कहा था कि देखिए 6 विधायक टूटने वाले हैं कांग्रेस के, जिसमें मुरारी गौतम का भी नाम था। और तो मैंने कहा था सिद्धार्थ की चर्चा तो पहले से भी होती रही है, नीतू सिंह का भी कहा जा रहा था। नीतू सिंह कि यदि नवादा से टिकट कंफर्म कर दिया जाए तो वह भी टूट जाएंगे। खैर आज नहीं टूटी हैं, वो देखना होगा आगे, ध्यान रखना होगा। तो मतलब मार्केट में कुछ खबरें थी, लेकिन पता नहीं तेजस्वी यादव और अखिलेश सिंह को जानकारी मिली कि नहीं मिली। लेकिन एक और सवाल इसके साथ ही उठता है अजीत जी, हम लोग मूल विषय पर आने के पहले, कि भाई ठीक है आप दूसरी पार्टियों के विधायक तोड़ रहे हैं, लेकिन आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे। तेजस्वी यादव पूछ भी रहे हैं, चाचा विस्तार कब करोगे? और बीजेपी कह रही है हम तो तैयार बैठे हैं, नीतीश जी की तरफ से ही देरी हो रही है। तो अब जो चर्चाएं थी कि 2 तारीख को हो जाएगा, 1 तारीख को हो जाएगा, वो भी विधान परिषद के चुनाव के बाद। तो आप ताकतवर भी होते जा रहे हैं और विस्तार भी नहीं। तो जो आप अभी कह रहे थे कि विधायकों को लगाना, तो क्या इस आशंका से देरी की जा रही है? कहीं ऐसा ना हो कि लोकसभा चुनाव तक ही टल जाए, कि जिन्हें नहीं बनाया हुए घर जाकर बैठ जाएंगे और फिर बिल्कुल ये परेशानी हो संभव है। जाएगी। बिल्कुल जी। संभव है कि लोकसभा चुनाव तक विस्तार नहीं हो मंत्रिमंडल का। लेकिन जी। अभी देखिए ताकतवर बीजेपी हो रही है। हम्म। ताकतवर गठबंधन में सिर्फ एक ही पार्टी हो रही है। जेडीयू ताकतवर नहीं हो रही है। जेडीयू अभी भी उतनी ही वल्नरेबल है। जी। जेडीयू उतने ही कमजोर है, उतने ही आशंका में होंगे। जेडीयू के सारे नेता, सारे प्रबंधक जो हैं वो उतने ही आशंका में होंगे जी। जितनी आरजेडी के लोग हैं। बीजेपी देखिए अब भरोसा तो किसी के ऊपर किसी को नहीं रह गया है। ये बात हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं और राजनीति भरोसे की चीज है भी नहीं। जी। तो जेडीयू कमजोर, जेडीयू मजबूत नहीं हुए, बीजेपी मजबूत हो रही है। हम्म। बीजेपी के साथ जाकर के लोग बैठेंगे। ये जो 6 लोग अभी गए ये बीजेपी के साथ गए हैं। और जी। स्पीकर की कुर्सी पर बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं और राजभवन में भी बीजेपी के नेता बैठे हुए हैं। हम्म। तो कभी भी ऐसी स्थिति हो सकती है, कोई बड़ा खेल, चौंकाने वाला खेल जिसको हम लोग अभी नहीं देख पा रहे हैं, वो हो सकता है कि वैसा कोई खेल हो जाए कि आज आपने कहा कांग्रेस के 6 लोग जिसमें से 2 टूटे, 4 और टूटे, फिर कुछ और ऑपरेशन हो, आरजेडी के ऑपरेशन हो। और एक दिन हम लोगों ने देखा, एक दिन ऐसा भी हो सकता है कि जेडीयू का बड़ा चंक अलग हो जाए और बीजेपी का मुख्यमंत्री बिल्कुल। बन जाए। हम्म। तो ये कुछ भी हो, ये मजबूत कर रही है बीजेपी अपने को। इसलिए जी। आगे की पॉलिटिक्स सोचने की जरूरत है और नीतीश कुमार उनके प्रबंधकों को भी आगे की पॉलिटिक्स सोचने की जरूरत है। हम्म। तो ये उसके तो लोकसभा चुनाव तो है। बीजेपी अभी लोकसभा चुनाव के पहले ऐसा कोई खेल नहीं करेगी, जी। क्योंकि लोकसभा में बीजेपी को नीतीश कुमार के वोट की जरूरत है। बेशक हम्म। वो 7% ही हो वोट, 8% ही हो। बीजेपी के लोग दिल्ली में एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 8% वोट है। तो जी। 8% वोट मामूली नहीं होता है। 8% वोट, इसका मतलब वो 8% ऐसा वोट है जो नीतीश कुमार किसी को भी शिफ्ट करा सकते हैं। ये उनका अपना कोर वोट है। बीजेपी को वो वोट चाहिए। और हम लोग उस जी। दिन भी जब पिछले हफ्ते चर्चा कर रहे थे तो ये था कि प्राइमरली बीजेपी को अपनी 17 सीटें बचानी है और अपना बिल्कुल। जो कोर एलआई है उसकी 6 सीटें बचानी है। हम्म। तो ये 23 सीटों का गेम है। नीतीश कुमार के की सीटों की, उनकी पार्टी की परवाह बीजेपी इसमें नहीं कर रही। आ चलिए, गए तो परवाह नहीं ठीक है। कर रही। अब इसी यहीं से हम मूल विषय पर आते हैं कि देखिए अजीत जी, जो तेजस्वी यादव की तैयारी है या तेजस्वी यादव की तैयारियों को हम लोग डिकोड कर रहे हैं, कि उन्होंने भी मान लिया, आरजेडी ने भी मान लिया है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी से लड़ाई, बीजेपी के उम्मीदवारों से लड़ाई, बीजेपी के 17 प्रत्याशियों से लड़ाई, 17 लोकसभा क्षेत्रों में लड़ाई थोड़ी टफ होगी। और हमने 2019 में क्या नतीजा दिया? 0, नील बटा सन्नाटा। तो हमें पाना है, तो हम कहां लड़े?
तो जो हमने कहा कि वे चिराग पासवान वाले अवतार में आ रहे हैं। 2020 में जब चिराग पासवान अलग लड़ रहे थे, चाहे जिस योजना और साजिश के तहत, तो वे इसके लिए नहीं लड़ रहे थे कि उनके इतने विधायक चुनाव जीत जाएंगे। वे इसलिए लड़ रहे थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनने देना है, नीतीश कुमार के प्रत्याशियों को हरा देना है। इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार के प्रत्याशियों को टारगेट करके ही अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें भाजपा से आए बड़ी संख्या में नेतागण शामिल थे, उनके पुराने उम्मीदवार। तो तेजस्वी यादव भी अब टारगेट कर रहे हैं जेडीयू को, उन 16 लोकसभा क्षेत्रों में जहां से जेडीयू जीती हुई है। अब जेडीयू के प्रत्याशी कितने लोकसभा क्षेत्रों में दिखाई पड़ेंगे, यह समय की बात है, वक्त की बात है, और बहुत वक्त रह भी नहीं गया है। मेरी जानकारी 14 है, लेकिन परसों रात मुझे जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता कह रहे थे, ज्ञानेश्वर जी नोट करके रखिएगा, 16 से कम एक भी सीट नहीं। खैर चलिए, तो तेजस्वी यादव टारगेट कर रहे हैं और उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि बीजेपी के खिलाफ भले ही एंटी इनकम्बेंसी न हो, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, और इसीलिए उन्होंने एक शब्द पकड़ लिया है, थका हुआ मुख्यमंत्री। थके हुए मुख्यमंत्री से आप कितनी कल्पना कर लेंगे। तो तेजस्वी भी जो गेन करना चाह रहे हैं, वो जेडीयू से गेन करना चाह रहे हैं, न कि बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी से लड़ाई टफ दिख रही है। इसलिए वे हमलावर भी इधर के दिनों में अधिक नीतीश कुमार के प्रति ही हैं, लेकिन वे अपने एजेंडा की बातें अधिक कर रहे हैं। जो दूसरे नेता जीतनराम मांझी ने तो रेट बता दिया कि किस विभाग के तबादला में कितना पैसा लगता था, उस पर भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। वे वही बात कर रहे हैं, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई, इन सारी बातों में कर रहे हैं। तो तेजस्वी यादव चिराग पासवान के अवतार में दिख रहे हैं। अजीत जी, देखिए, उनकी यात्रा भी तेजस्वी यादव के बारे में ये आपकी बिल्कुल ठीक रीडिंग है कि इस बार वो वही कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को समाप्त करें। जी नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त हो जाती है, अगर जेडीयू की राजनीति समाप्त हो जाती है, तो फिर सीधी लड़ाई के लिए मैदान खुल जाएगा आरजेडी और बीजेपी के बीच में, बीजेपी, जी जो दोनों को सूट करता है। बीजेपी की भी बहुत पुरानी कोशिश ये रही है, जब चिराग पासवान वाला प्रयोग हुआ था, उस प्रयोग के पीछे भी यही मकसद था कि नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त हो जाए, तो उसके बाद बीजेपी वर्सेज आरजेडी का मुकाबला होगा, आमने सामने की लड़ाई होगी। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी ये चीजें हो रही हैं। बिल्कुल बसपा के समाप्त होने के बाद सीधी लड़ाई अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की है। ये उस तरह की राजनीति बीजेपी चाहती है कि बिहार में हो जाए, और ये हमेशा इस राजनीति में तेजस्वी यादव भले अपने फायदे के लिए ये खेल कर रहे हों, लेकिन इस राजनीति में फायदे में हमेशा बीजेपी रहती है। बिल्कुल, जैसे तीसरी ताकत हटती है, तीसरी ताकत कमजोर होगी, समाप्त होगी, तो उसकी एकमात्र लाभार्थी बीजेपी होती है। समाजवादी भी, ये उत्तर प्रदेश में 2 बार के चुनाव में ये साफ-साफ दिखा है। जी अखिलेश यादव पिछली बार जब 2017 के चुनाव में उनको सिर्फ 47 सीटें मिली थी विधानसभा की। 22 में जब वो लड़े तो 111 सीटें मिल गई उनको। तो इसको बड़ा जंप माना गया। जी लेकिन मेरी जो समझदारी है राजनीति की, उसके हिसाब से ज्ञानेश्वर, ये सैचुरेशन पॉइंट है। इससे ज्यादा समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं आ सकती। बिल्कुल, अब राजनीति में चमत्कारों को छोड़ दें तो समझ के हिसाब से, राजनीतिक गणित के हिसाब से इससे ज्यादा नहीं आएंगी। जी तो ये तो बीजेपी को सूट करता है कि आप 111 125 पर रहिए और वो 250 सीट पर रहे। जी बहुमत का आंकड़ा 200 का है, 202 का है, वो 250 सीट पर रहे। वो हम्म, बिहार में भी हो जाएगा, क्योंकि आरजेडी का जो वोट है, तेजस्वी के पास जो वोट है, वो 32% का एक बड़ा चंक है, जिसके दम पर उनको 40 45 50 54 55 इस तरह की इतनी सीटें आती रहेंगी। जी उसमें कोई नया ऐड अगर होना होगा जो अत्यंत पिछड़ा है, अगर नीतीश कुमार की राजनीति समाप्त होती है, तो अत्यंत पिछड़ा हो, महादलित हो, वो किधर शिफ्ट करेगा? उसका जी मेजर पोर्शन जो है वो बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा, जो हम्म, पहले से इस राजनीति में है। हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं कि नीतीश कुमार के उस वोट में सेंध लगाने की पॉलिटिक्स बीजेपी बहुत दिन से कर रही है। हम्म, उसने अब चेहरे भी स्टैब्लिश कर दिए हैं, चेहरे भी आगे कर दिए हैं, जो नॉन यादव पिछड़ा वोट एकजुट करे, अति पिछड़ा वोट ले आए और महादलित का वोट ले आए। ये चेहरे भी बीजेपी ने आगे कर दिए। तो उस राजनीति में फायदा बीजेपी को होता है। जी तेजस्वी को फायदा ये होगा कि जो डिपेंडेंस है, एक लेवल पर जो डिपेंडेंस है नीतीश कुमार के ऊपर, वो समाप्त हो गई, सीधी लड़ाई होगी। उस लड़ाई में कभी ये संभव है कि कुछ पिछड़ों का मोह भंग हो या कुछ भी ऐसा हो, तो एकमात्र दावेदार सत्ता के आरजेडी होगी। दोनों जी के बीच लड़ाई में लोकसभा में भी कुछ फायदा होता रहा, विधानसभा में भी कुछ फायदा होता रहा, एक ताकत बनी रही। किसी समय कांग्रेस के साथ अलायंस में कुछ अच्छा हो गया तो सत्ता मिल जाए। एक राजनीति जो समाप्त करनी है, वो है नीतीश कुमार की राजनीति को समाप्त करना है। इसके लिए जी तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं। और हम्म, आप उनकी यात्रा की प्लानिंग देखिए, किस तरह से यात्रा का रूट तय किया गया है।
वो मैक्सिमम उस इलाके को उन्होंने कवर किया जो जेडीयू का पैशन था, जो जेडीयू का गढ़ है। जी। चाहे आप पूर्णिया देखिए, सुपौल देखिए, ये सब जो मधेपुरा इलाके में। इधर मधेपुरा देखिए, इधर जहाँ सीतामढ़ी से शुरू करिए झंझारपुर होते हुए ये पूरा जो इलाका है, ये जी। एक बेल्ट है जो मजबूत असर वाला, जहाँ सबसे ज्यादा लोग जीते हुए हैं नीतीश। जहानाबाद देखिए, गया देखिए। जी। हाँ, उन इलाकों में जाकर के उन्होंने प्रचार किया है और वहां वो टारगेट कर रहे हैं नीतीश कुमार जी। को। उनको थका हुआ नेता भी कह रहे हैं। उनको ये भी उनके बारे में एक धारणा जनता के बीच में ये भी बनाने की कोशिश है कि वो आज कल भी उन्होंने कहा तेजस्वी यादव ने कि जनादेश को जूती समझने वालों और उसको सबक सिखाना है। तो जी। ये एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं वो नीतीश कुमार के खिलाफ। और जो प्रचार अभी तक का रहा है, इस बार नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद जी। बीजेपी का भी जो इकोसिस्टम है सोशल मीडिया में और मेन स्ट्रीम मीडिया में, उसका प्रचार नीतीश कुमार को अटैक करने का रहा है। वो नीतीश बिल्कुल। कुमार के बार बार पाला बदलने को उन लोगों ने इशू बनाया हुआ है। तो हुँ। जनता के मन में भी ये धारणा बनी है कहीं ना कहीं कि ये मुख्यमंत्री हमारा बार बार पाला बदलता है। तो ये जो चूंकि 24 घंटे बिहार के लोग राजनीति की चर्चा करते हैं, तो उनके जी। मन में ये धारणा बनी है। इससे एक निगेटिव माहौल, एक नकारात्मक माहौल नीतीश कुमार के प्रति बना है। हालांकि जो जो उनका वोटर है, जो बड़ा तबका है, जो हम बार बार कहते हैं जो बहुत वंचित है, कमजोर है, उसकी उम्मीद है नीतीश कुमार, वो अभी भी उम्मीद की तरह देखता है नीतीश कुमार को। उसमें कितना बिल्कुल। असर हुआ होगा ये नहीं कह सकते हैं, हुँ। लेकिन एक धारणा ओवरऑल जो परसेप्शन क्रिएट करता है, जो वर्ग नैरेटिव सेट करता है, उस वो वर्ग लगा हुआ है नीतीश कुमार को डिफेम करने में, उनकी निगेटिव छवि बनाने में। जी। तीसरी बात क्या है कि नीतीश कुमार की जो सबसे बड़ी ताकत है, वो उनका मैनिपुलेशन और मैनूवरिंग का जो कौशल है, पॉलिटिकल मैनूवरिंग का जो उनका कौशल है, जो उनकी योग्यता है, राजनीतिक में जोड़ तोड़ करने की जो उनकी क्षमता है, वो है। और वो उनके कौशल, वो उनके बुद्धि विवेक से होता है। और उस मामले में भी एक, उस फ्रंट पर भी एक है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है, पहले की तरह उनकी सेहत नहीं है। वो जी। उस तरह से नहीं सोच रहे हैं, वो कहीं भी बोलते हैं तो बार बार अपने को रिपीट कर रहे हैं। वो उस तरह से कोई कोई नए तरह से सोच करके नया खेल करने के, अगर नीतीश कुमार अपने बेस्ट ऑफ माइंड में रहे तो जी। इस चुनौती से भी वो पार पा लेंगे, चाहे चुनौती तेजस्वी यादव की हो या बीजेपी की हो। हुँ। लेकिन अगर वो बेस्ट ऑफ माइंड में नहीं है अपने, अभी उनके कहीं ना कहीं उनकी सेहत को लेकर के अगर कोई सवाल है, तो फिर उनके जो सिपह सालार हैं, जो उनके आसपास के लोग हैं, उनसे नहीं संभलेगी ये चीज। देखिए, जी। हम लोग पहले भी चर्चा ऐसी करते रहे हैं कि एक कोटरी है नीतीश कुमार के आसपास जो उनको लेके गई है बीजेपी के साथ। बिल्कुल। और उसमें कुछ पूर्व अधिकारी हैं, कुछ हुँ। नेता हैं जो करीबी उनके साथ रोज बैठने उठने वाले, उन सबको अपना राजनीतिक भविष्य भी दिख रहा था बीजेपी के साथ, तो वो ले गए हैं। तो आगे वो किस दिशा में ले जाएंगे, अगर टुवार्ड्स एकदम इसी तरह के एंगल में उनका झुकाव रहा बीजेपी की तरफ, तो पता नहीं आगे की क्या राजनीति होगी। तो ये सब समझते हुए तेजस्वी अपने को एक स्ट्रांग कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि जेडीयू की राजनीति तो शिफ्ट हो रही है बीजेपी की तरफ। जी। तो उसमें अपनी पोजिशनिंग एक आरजेडी की, एक स्ट्रांग आरजेडी को एक स्ट्रांग पिलर बना दें, नीतीश कुमार को हरा दें। देखिए, हुँ। नीतीश कुमार के कैंडिडेट जो है कभी बहुत मजबूत कैंडिडेट नहीं चुनते हैं वो। कोई बहुत बिल्कुल। बड़ा नेता नहीं चुनते हैं चुनाव लड़ने के लिए। आप हुँ। देखिए कैसे उनके कैंडिडेट्स जो हैं, कहीं पार्लियामेंट में, यहाँ हम तो पूरे सेशन में जाएंगे, कहीं हमको दिलेश्वर कामत या रामप्रीत मंडल ये लोग कहीं दिखाई नहीं देते। हमको नहीं लगता शिवराज है कि गोस्वामी। हाँ, हाँ, ये लोग नहीं कि एग्जिस्ट कर जी। रहे हैं ये लोग, हमको नहीं पता चलता है कि ये लोग भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट में जी। हैं। कुछ इनको भी कहना चाहिए, बिहार की बात उठानी चाहिए, मीडिया से हुँ। इंटरेक्ट करना चाहिए है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने चाहिए है, ऐसे भी मीडिया के लोगों से मिलना चाहिए है। ये कहीं दिखाई नहीं देता कि ये लोग सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं, कुछ बिहार की बात रख रहे हैं या पार्टी जी। की ही बात रख रहे हैं। हुँ। ये सब ऐसे लोग हैं जो नीतीश कुमार के चेहरे पर और बीजेपी के इक्वेशन में जीत करके आए हैं। तो बिल्कुल। अगर इनके चेहरे हट जाए तब भी जेडीयू पर तो कोई फर्क नहीं है। तो हुँ। ऐसे अनाम से निराकार चेहरों को हराना बहुत आसान होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं होगा। और एक और बात है जो हम लोग पहले चर्चा करते रहे कि जेडीयू का स्ट्राइक रेट हमेशा कम होता है, और जी। जैसे जैसे समय बीत रहा है स्ट्राइक रेट और खराब होता जा रहा है अपने सहयोगी पार्टी के थ्रू, कि सहयोगी हुँ। पार्टी के बरक से स्ट्राइक रेट और खराब होता जा रहा है बीजेपी के मुकाबले जेडीयू का। तो जी। अगर स्ट्राइक रेट इस बार भी खराब हुआ, तो उसका फायदा मिल जाएगा आरजेडी और कांग्रेस को। कई सीटें बीजेपी ऐसी को। हैं जेडीयू आरजेडी की, और बीजेपी को। आरजेडी आरजेडी और और कांग्रेस को। कांग्रेस को। जी। अगर इनका स्ट्राइक रेट कम होता है बीजेपी के मुकाबले, तो इस अलायंस को उसका फायदा मिल जाएगा। जी। इसलिए तेजस्वी यादव फोकस कर रहे हैं जेडीयू के ऊपर कि हुँ। वंस फॉर द ऑल इसको, इस विवाद को सेटल करें, इस पॉलिटिक्स को सेटल करें। और आपने ठीक कहा कि वो तो जीरो पर है ही। हुँ। हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे, जिला स्कूल में, तो हम लोग के अंग्रेजी के कोर्स में एक वो कविता पढ़ते थे कि ही हु इज डाउन नीड्स फियर नो फॉल। तो जो जी। जमीन पर बैठा हुआ है उसके गिरने का तो कोई खतरा है नहीं। आप बिल्कुल। जीरो पर हैं तो आपके सामने तो कोई खतरा नहीं है।
तो हम्म। अब जो होगा गेन करेंगे आप। जो नजदीकी सीट है, आप देखिए जहानाबाद की सीट पिछली बार 1700 वोट से आरजेडी हारी थी, तो इस और बार तो देखिए, आपने जहानाबाद की बात कर दी, देखिए नए नए प्रयोग के लिए आरजेडी तैयार होती दिख रही है। जैसे कहा जा रहा है कि कांग्रेस को यदि 8-9 सीटें मिल रही है तो शायद यह संभव है कि भूमिहार कोई न लड़े, क्योंकि एक थ्योरी है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को तो भेज ही दिया, लेकिन आरजेडी किसी भूमिहार को लड़ा सकती है। और जहानाबाद में भोला शर्मा, किंग महेंद्र के भाई, उनके नाम की चर्चा दोनों ओर से तेज चल रही है, मतलब समीकरण गढ़े जा रहे हैं। अब देखिए, पप्पू यादव से जो दूरियां थी वह कम होती दिखाई पड़ रही है। ये भी ध्यान दे रहे हैं कि कहां किसकी क्या जरूरत है और कहां आमने सामने की लड़ाई से, और जिन क्षेत्रों में हमने कहा जेडीयू के इलाकों को टारगेट किया जा रहा है, जेडीयू के लोकसभा क्षेत्रों को टारगेट किया जा रहा है। देखिए पप्पू यादव, आप अगर इंडिया गठबंधन से आ जाते हैं तो आप पूरा इलाका, आप जी। देखिए वो पूर्णिया की सीमांचल। सीट हो, सुपौल की सीट हो, सीमांचल के पूरे इलाके में, मधेपुरा सीट भी पिछली बार जो हार का इतना बड़ा अंतर था शरद यादव को, उसके पीछे तो पप्पू यादव की ही ताकत थी। अगर वो नहीं जी। रहते तो लड़ाई नजदीकी हो जाती, वहां कांटे की बिल्कुल। टक्कर हो सकती थी। तो ये हम्म। मधेपुरा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, ये तमाम सीटें प्रभावित हो सकती हैं। और हम्म। इसमें 3 सीटें तो आरजेडी की, जेडीयू की ही हैं, माफ करिएगा, मधेपुरा, सुपौल और पूर्णिया 3 जेडीयू की सीटें हैं। इन कटिहार, तीनों सीटों कटिहार में भी। हो जाएगा। कटिहार कटिहार सीट भी। है जी। जेडीयू की। तो हम्म। वो ये 4 सीटें तो उसी इलाके में है जहां अभी तेजस्वी ने मेहनत भी की और जहां नए प्रयोग कर रहे हैं। उस जी। प्रयोग में भोला शर्मा तो काफी एक्टिव भी हो गए अपने क्षेत्र में, वो कुछ सामाजिक कार्य का अपने कामकाज के थ्रू अपना इंडिपेंडेंट एक मत बनाना उन्होंने शुरू भी कर दिया है। हम्म। अगर आरजेडी ले लेती है, इस तरह के प्रयोग के लिए ओपन है आरजेडी, हम्म। तो उसका बड़ा फायदा भी ये तो एक देखिए, हम लोग पहले भी चर्चा किए थे कि 25-30% वोट तो कैंडिडेट के नाम से आता है, वो जी। हमेशा आता है। और अब हम्म। जैसे जैसे ये जो वैचारिक आग्रह था, बहुत कठोर था पहले, कि आरजेडी को वोट नहीं देना है भूमिहार के मन हम्म। में, अब वो टूट गया है। वो धीरे धीरे उस वो आइस ब्रेक हो गया है। तो जी। आइस ब्रेक होने का नतीजा है कि अभी देखिए, आपने बताया यहाँ कि उन्होंने कहा था दीपांकर भट्टाचार्य ने कि कभी मल्लिकार्जुन खड़गे का फोन आ जाता है, कभी लालू यादव का फोन आ जाता है। तो जी। लालू यादव ने फोन किया अखिलेश प्रसाद सिंह को राज्यसभा भेजने के लिए, अगर सीपीएम से, सीपीआईएमएल से बात की है, तो इसका एहसान तो कहीं ना कहीं है, वो तो चुकाना होगा लोगों को। बिल्कुल, तो वो बिल्कुल। देख रहे हैं कि अगर कहीं ऐसा कैंडिडेट दे दें अपने दम पर, वो 30% वोट ले आए और हुँ। उसके पीछे फिर आरजेडी के कॉम्बिनेशन का वोट चला जाए, तो सीट जीत सकता है। और जहानाबाद में ये तो 1751, और तब माले भी अलग लड़ गया था 30,000 वोट। तो देखिए, बिल्कुल। जहानाबाद के बारे में कहा जा रहा था कि जब महागठबंधन में थे नीतीश कुमार, तो जहानाबाद की सीट सबसे श्योर जेडीयू के लिए 2 लाख मतों से जीत हार होगा। लेकिन हम्म। जैसे ही आए एनडीए में, चंदेश्वर चंद्रवंशी के लिए सीट सबसे ज्यादा खतरनाक हो गई। हो गई थी। तो जी। अभी बीजेपी के साथ देखिए, जो मतदाता है, बीजेपी का कोर मतदाता है, उसको नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो जी। वो बीजेपी की सीट में तो नहीं सेंध लगने देगा, वो बीजेपी के लिए तो वोट करेगा कि बीजेपी अपनी बिल्कुल। सारी सीटें जीत जाए। हुँ। उसको ये भी पता है कि नीतीश कुमार नहीं भी हो तब भी बीजेपी जीत रही है। बीजेपी का 370 का टारगेट है, 303 तो जी। उसका है, अभी हुँ। 370 का टारगेट है। तो अगर बीजेपी कमजोर भी होती है अंदर खाने, अगर आरएसएस बीजेपी के थ्रू डाउन द लाइन मैसेज भी जाता है, तो वो मैसेज भी रिसीव हो जाएगा नीचे। स्ट्राइक रेट इसी वजह से कम होता है, 10-10% तक का स्ट्राइक रेट का फर्क रहा है बीजेपी और जेडीयू में। जी। तो जेडी बीजेपी को हराना, ये आपने ठीक कहा कि आरजेडी के लिए मुश्किल है, क्योंकि हुँ। बीजेपी का जो कोर वोटर है, जो हिंदुत्व, सॉफ्ट हिंदुत्व को भी मानता है, हार्डकोर हिंदुत्व नहीं, जो सॉफ्ट भी है हिंदुत्व को लेकर के, लिबरल भी हिंदू है, वो भी बीजेपी को वोट दे देगा। जी। लेकिन वहां वोट कम हो सकता है नीतीश कुमार का, और हुँ। उसका फायदा आरजेडी को मिल जाएगा। तो ये अगर हो गया, आरजेडी ने अगर बेटर परफॉर्म कर दिया लोकसभा चुनाव में, तो फिर विधानसभा चुनाव के लिए नीतीश कुमार की बार्गेनिंग कैपेसिटी और कम हो जाएगी। इस बिल्कुल। विधानसभा में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहने के लिए भी उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है, वो भी घट जाएगी। एक जी। तरफ बीजेपी अपने को मजबूत कर रही है, अपने और अपने एफिलिएटेड विधायकों की संख्या बढ़ा रही है, और हुँ। दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में अगर जेडीयू कमजोर हो जाती है, तब तो बीजेपी अपने आप टॉप पर आ जाएगी, और उसके नीचे आरजेडी है। जेडीयू के लिए आगे की राह और मुश्किल हो जाएगी इस राजनीति में, जो अभी राजनीति हो रही है। जी। चिराग पासवान, अभी जेडीयू, अभी एनडीए का और खेल क्या होता है उसमें ये भी देखना होगा। अभी तक चिराग हुँ। पासवान का मामला भी निपटा नहीं है। चिराग जी। पासवान भी इसी तरह की राजनीति करके, और नीतीश कुमार को उन्होंने विधानसभा में कमजोर किया था। हुँ। अब आगे लोकसभा के लिए उनकी क्या रणनीति होती है, बीजेपी क्या पता इस गेम के पीछे और क्या खेल हो रहा हो। जो डीप कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, जो डीप जी। कॉन्स्पिरेसी होती है, वो क्या है, वो रिवील होगी अभी थोड़े दिन में, जब दोनों पार्टियों की सीटों की घोषणा होगी और कैंडिडेट्स की घोषणा होगी, अलायंस किस तरह की शक्ल लेती है।
जी। उसके हिसाब तब हम लोग फिर इस पर चर्चा करेंगे कि आगे क्या, मतलब जब कैंडिडेट अनाउंस हो जाएंगे, अगर अगर बीजेपी कर लेती है, चिराग पासवान पशुपति पारस के साथ अलायंस हो जाता है, ये एनडीए मजबूत रहता है, तब हो सकता है कि नुकसान कुछ कम हो नीतीश कुमार का। लेकिन जो बिल्कुल। वल्नरेबिलिटी अभी दिख रही है, जो कमजोरी उनकी दिख रही है, उसमें उनको इस बार लोकसभा चुनाव में, पिछली बार वो एक सीट हार गए थे अलायंस में सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद, अगर 2-3 सीट भी हार जाते हैं तो ये एक बड़ा झटका होगा आगे की राजनीति के लिए। जी, तो देखिए बिहार में अभी खेला होना है और कई प्रकार के खेले की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। अब देखिए आज तो बीजेपी ने खेल ही दिया और चिराग पासवान के रूप में के अवतार में तेजस्वी यादव दिख रहे हैं और जेडीयू को नुकसान पहुंचाने की क्या डीप कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, इसे भी डिकोड करना पड़ेगा आगे आने वाले समय में। तो आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है, जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं, तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।